नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति और मैं हूं इमरान आपके साथ। तो जैसे कि दर्शकों आपको मालूम है कि हम कृषि से संबंधित नई नई जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, फिर चाहे तकनीक की बात हो या फिर कृषि संबंधित नवाचार की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात हो। कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि अच्छी जो जानकारी है कृषि की वो आप तक पहुँचाई जाए। आज हम मौजूद हैं गुजरात के आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हमारे जो आज खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर M.K. झाला साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति में। नमस्कार। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सर के बारे में। डॉक्टर M.K. झाला डायरेक्टर ऑफ रिसर्च की पोस्ट पर कार्यरत हैं और इसी के साथ डीन PG स्टडीज़ का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे जो आपका कार्य क्षेत्र है वो क्या कार्य क्षेत्र है आपका कृषि में? ये आनंद कृषि यूनिवर्सिटी के 3 जो मुख्य पहलू है कि शिक्षण, संशोधन और विस्तरण शिक्षण, मतलब एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एजुकेशन जो बोलते हैं, तो उसमें जो संशोधन का जो कार्यक्षेत्र है वो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है। और इसके अंदर हमारे यूनिवर्सिटी में जो नवाचार के कार्यक्रम रहते हैं, जो भी संशोधन के कार्य रहते हैं, उसका पूरा जो मॉनिटरिंग है, उसका प्लानिंग है, उसका बाद में जो भी उसके परिणाम जो हमको मिलते हैं, जो कृषिकार के लिए हम वो सब संशोधन का कार्य करते हैं, वो उनके पास किस रूप में पहुँचे, वो सब देखने का काम हमारे कार्यक्षेत्र में आता है। और इसके अंदर हर साल हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी किसानों के प्रश्न होते हैं उसके ऊपर जो रिसर्च प्रोग्राम्स हम डिसाइड करते हैं, उसके पहले हम उसका पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके ऊपर हम फील्ड में से फीडबैक लेते हैं और उसके ऊपर से हमारी जो अलग उसके लिए स्पेसिफिक कमिटीज़ बनी हुई रहती हैं, वो कमिटीज़ के अंदर हमारा 3 टायर एक रिसर्च का ऑडिट सिस्टम यूनिवर्सिटी में है। तो उसमें हमारे पूरे अलग अलग 8 ग्रुप हमने रिसर्च के सब ग्रुप बनाए हुए हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऐसे अलग अलग तरह के हमने 8 सब ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसके अंदर हर साल जो नए नए प्रोग्राम लेते हैं उसका हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और अगले जो पिछले सालों में जो भी कुछ हमने कार्य किया रहता है संशोधन का, उसका हम पूरा विवरण लेते हैं, उसका हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जो कोई टेक्नोलॉजी उसमें से बाहर आ सकती है उसके ऊपर हम विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर की एक हमारी रिसर्च कमेटी होती है, उसके अंदर फिर से उसका डिस्कशन होता है। और फिर हमारे गुजरात में एक यूनिक सा एक सिस्टम है कि चारों जो यूनिवर्सिटी हैं गुजरात की कृषि की, जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी है, नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी है और सरदार कृषिनगर दांतीवाड़ा कृषि यूनिवर्सिटी है, वो चारों यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक साथ मिलके ये सब जो संशोधन के जो कि कार्यक्रम रहते हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद हम ये फाइनल करते हैं कि ये तकनीक या ये इसको हम रिकमेंडेशन बोलते हैं जो कृषिकार के लाभदायी होता है, वो उसके पहुंचाने का हम काम करते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से अनुसंधान कार्य अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं जिनसे कि जो हमारे किसान हैं उनको फ़ायदा पहुंचे, खासकर जब उनकी आय की बात आती है तो इसमें रिसर्च का बहुत ही अहम रोल रहता है। फिर चाहे हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन की बात करें या और भी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इस पर थोड़ा सा हमें बताइए। जी, हमारा जो आनंद कृषि यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र है वो मध्य गुजरात के 9 जिले इसमें आते हैं, जिसका उसका कार्यक्षेत्र है। और इसके अंदर की काफ़ी फसलें हैं, लेकिन मुख्य जो फसलें हमारी हैं जैसे कि राइस है, मेज़ है, कॉटन है, वेजिटेबल क्रॉप्स है और दूसरे कई तरह के क्रॉप्स हैं जो यहाँ के कृषिकार उसकी खेती करते हैं। तो उसके यही सब जो क्रॉप्स है उसके अंदर हर साल हम पहले तो ये देखते हैं, हमारा मुख्य जो संशोधन का जो फोकस रहता है वो नई वैरायटीज़ डेवलप करना होता है। तो ये सब क्रॉप्स में नई वैरायटीज़ हम डेवलप करते हैं जो 4-5 साल के संशोधन के बाद हम उसके तब पहुंचते हैं कि हम नई वैरायटी रिलीज़ कर सके। ये जो नई वैरायटी है वो एक तो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, उसके अलावा भी ये जो नई वैरायटीज़ है उसमें से काफ़ी दूसरे भी गुणधर्म रहते हैं, जैसे कि वो जो पेस्ट के या डिसीज़ है उसके रेजिस्टेंस भी उसमें पाया जाता है, या कितनी वैरायटियों में कुछ अलग गुणधर्म है जो उसको वैल्यू एडेड वैरायटी भी बनाती हैं। तो इस सब का संशोधन हमारे अलग अलग जो हमारे रिसर्च सेंटर्स और सब सेंटर्स हैं उसमें रहते हैं। और उसके बाद
उसकी जो हमारी अभी की जो वैरायटीज़ चलती हैं उसके साथ उसका कंपैरिजन होता है, और उसके बाद अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस देती हैं तो उसके बाद ही हम इस वैरायटीज़ को रिलीज़ करते हैं। ये वैरायटी रिलीज़ करने के बाद ऑन एन एवरेज जैसे हर साल 4 से 5 वैरायटी नई हमारी यूनिवर्सिटी से रिलीज़ होती हैं। इसके अलावा भी कृषिकार के लाभदायी कितने रिकमेंडेशंस होते हैं जिसको टेक्नोलॉजीज़ बोलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी हो सकती हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र रिलेटेड रिसर्च होता है, या कुछ सॉइल के गुणधर्म जो होते हैं ज़मीन के उसके ऊपर की होती है, या एक प्लांट प्रोटेक्शन का एक बड़ा आयाम है कि जिसमें पेस्ट और डिसीज़ के ज़्यादातर जो एक खतरा रहता है कृषिकार को, तो उसके ऊपर के कई संशोधन हम करते हैं। और अभी जो कृषि में जो नए आयाम आए हैं संशोधन के, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का जो एक इंटरवेंशन बोलते हैं, उसके अंदर के भी हमारे पास एक अलग सा सेंटर है जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड, जिसमें जो जीन्स रहते हैं, जो जीन्स के आइडेंटिफिकेशन के लेके कौन से जीन्स से करके उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको लेके भी हम उसमें कार्यशील करते हैं। और उसके अलावा ये जो भी अलग अलग क्रॉप्स हैं उसके ऊपर अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रहते हैं, जिसके वजह से उत्पादन कम मिलता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी संशोधन हमारे यूनिवर्सिटी में चलता है। और डिसिप्लिन वाइज ये तो सिर्फ एग्रीकल्चर का जो कोर हमारा रिसर्च का फोकस है वो है। उसके अलावा हमारी जो दूसरी फैकल्टीज़ हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर फैकल्टी हैं, उसके अंदर भी इसी तरह से काम होता है। हमारी एक फूड टेक्नोलॉजी फैकल्टी है, जिसमें अंदर फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी संशोधन होता है वो भी उसके अंदर होता है। एक हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी है, जिसका कॉलेज यहाँ से 90 किलोमीटर दूर गोधरा है, वहाँ स्थित है। तो उसके अंदर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टूल्स हैं, जो मशीन्स है, औजार है, उसके संदर्भ में भी काफ़ी संशोधन होता है, और उसके मुताबिक हम कृषिकार को जो लाभदायी हों ऐसे औजार का हम रिकमेंडेशन करते हैं। सर, चूँकि भारत सरकार भी जो हमारा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू को लेके काफ़ी प्रयास कर रही है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जाए, खासकर जिंक। और जब फोर्टिफिकेशन की बात आती है तो कितना कार्य आपकी यूनिवर्सिटी में हो रहा है इस चीज़ पे? हमारे कई क्रॉप्स में हमने ऐसे जो एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम इसको जो वैल्यू एडेड या जो न्यूट्रिशनल ज़्यादा बेनिफिट हो जो भी, उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे कैसी कई ऑयल सीड क्रॉप्स है, हमारा ग्राउंडनट का एक वैरायटी है, तो उसके अंदर भी ज़्यादा ऑयल कंटेंट वाली वैरायटी हो, इस तरह से हमारे वहाँ काम हो रहा है। तो उसके ऊपर भी अलग अलग क्रॉप के अंदर, जैसे वेजिटेबल में है, जैसे टोमेटो है तो उसमें एक लाइकोपिन कंटेंट करके उसका एक महत्व रहता है। तो उसके मुताबिक जो भी वैरायटी हम हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम में हम उपयोग करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसके बाद जो नई वैरायटी है उसमें ऐसे जो लाभान्वित हो, ऐसे जो गुणधर्म रहे, तो वैरायटी को हम बढ़ावा देके उसको हम रिलीज़ करवाते हैं। चूँकि गुजरात की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं कॉटन का नाम सबसे पहले आता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो कपास या कॉटन के अंदर आती हैं, तो कौन कौन सी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए या डिसीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ पे आप काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ विरमगाम में हमारा रीजनल कॉटन रिसर्च स्टेशन है, विरमगाम में, जो नॉर्थ गुजरात एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आता है। वो उसके अंदर हमारा देशी कॉटन के ऊपर जो एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे आपको पता ही होगा ज़्यादातर बीटी कॉटन ने मेजर अभी शेयर ले लिया है, लेकिन जो देशी कॉटन की अपनी जो वैरायटीज़ होती है उसके अपने ही कुछ गुणधर्म हैं जो उपयोगी है। क्योंकि बरसों से सदियों से हम पहले देशी कॉटन के ही ऊपर से ज़्यादा उसकी वैरायटीज़ का ही खेती किया करते थे। तो उसके अंदर भी पिछले 3 साल के पहले ही हमने एक हमारा जो वागड रेशम करके है, और हमारा जो वैरायटी है वागड गौरव करके हमने रिलीज़ की है। तो उसके अंदर ये जो देशी वैरायटी है उसके अंदर वैसे भी गुणधर्म पाए जाते हैं कि वो जो पेस्ट और डिसीज़ रेजिस्टेंस उसमें पाया जाता है। और उसके ऊपर जो खास करके जो बीटी कॉटन का हमने जब से शुरुआत की है, और उसके अंदर भी जो पेस्ट और डिसीज़ के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अंदर भी जो क्या क्या, जैसे पिंक बॉलवर्म है तो उसके रिलेटेड भी जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि जैसे ये रोग ना आ पाए, उसके बारे में भी हमने संशोधन करके खेडूतों को लाभान्वित हो ऐसे हमने रिकमेंडेशन दिए हैं। सर, चूँकि आपके पास डीन पीजी स्टडीज़ का भी कार्यभार है तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि थोड़ा सा आप जो हमारे दर्शक हैं उनको इसके बारे में बताएं कि
क्या किस तरीके से? जी, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए ऑफकोर्स जो अनुस्नातक अभ्यासक्रम होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो भी इतने ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो हमारी ये जो जितनी भी फैकल्टीज़ है वो लगभग हर एक फैकल्टी में मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स और इवन पीएचडी लेवल के प्रोग्राम्स चलते हैं। वो चाहे एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो, फूड टेक्नोलॉजी हो। हमारा एक यूनिक एग्री बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ही है, जिसमें हम एमबीए डिग्री देते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, और उसमें से 2 साल से हमने पीएचडी का भी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो नए जो डिग्री प्रोग्राम हमें लेने चाहिए, बेसिकली हम जो आईसीआर का इस सिलेबस होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, वो हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी डिग्री तो एक्रेडिटेशन मिलता है। उसके अलावा जो भी में डिग्री प्रोग्राम हम जो पहले नहीं होते थे, उसमें हम हर साल 2-3 नए पीजी प्रोग्राम हम ऐड भी करते हैं। जैसे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स हम इस साल से शुरू कर रहे हैं, और हमने एक यूनिक कोर्स हमने इस साल से शुरू किया है। जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की है NEP 2020, उसके मुताबिक जैसे उन्होंने काफ़ी उसमें बल दिया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम हो किसी भी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा। तो हमारे यूनिवर्सिटी में इस साल से हम एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम मास्टर लेवल का शुरू कर रहे हैं, और हमने शुरू कर दिया है मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चरल एनालिटिक्स। क्योंकि अभी एग्रीकल्चर डोमेन में इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है हर ऑन डेली बेसिस, तो उसका एनालिसिस करके जो हमें फोरकास्टिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, या उसमें एक नए जो आयाम आ रहे हैं, जो मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये सभी आयामों को रख के 3 इंस्टीट्यूट ने हाथ मिलाया है। इसमें आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, और धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून है। तो उसमें हमने इस तरह से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि एक सेमेस्टर विद्यार्थी वहाँ ही रह के पढ़ेंगे। तो अभी ये पहला सेमेस्टर में वो धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में वो देहरादून में IIRs में पढ़ेंगे, और तीसरे सेमेस्टर में वो आनंद आके पढ़ेंगे, और फिर चौथा सेमेस्टर प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इसी तरह का जो डिग्री प्रोग्राम पहली दफ़े इंडिया में हमने ये शुरू किया है। तो अनुस्नातक अभ्यासक्रम के लिए हम जो नए आयाम जो भी ज़रूरी हैं, वो हम हर साल भी हम यूनिवर्सिटी में उसको लागू करते हैं। अंत में सर, चलते चलते मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जो रिसर्च वर्क यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा है, उसमें कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कपास को छोड़ के, और जिन पे डिसीज़ कंट्रोल के लिए या डिसीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ है, कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं? कभी हर एक जैसे जब वैरायटी रिलीज़ करते हैं ना, तो उसके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की हम स्टडी करते हैं ना, उसमें प्रोडक्शन तो रहता ही है कि उनका प्रोडक्शन हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी जो मेन पेस्ट और डिसीजेज होते हैं, उसके अंदर उसके रेजिस्टेंस मिले। तो ज़्यादातर जो वैरायटीज़ रिलीज़ करते हैं उसमें ये आयाम देखा ही जाता है कि उसके अंदर रेजिस्टेंस, कंप्लीट रेजिस्टेंस न हो सकता है, लेकिन वो कंपैरिजन जो चेक वैरायटीज़ बोलते हैं, उसके साथ हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे हमारे वेजिटेबल में कुछ वैरायटीज़ है, टोबैको की हमारी कुछ वैरायटीज़ है, हमारे कुछ पल्सेस में भी कुछ वैरायटीज़ है, जिसके अंदर जो जैसे हमारे जो बहुत ही जो कॉमन डिसीज़, वायरल डिसीजेज़ रहते हैं, तो उसके अंदर हमारे जैसे मूंग की एक वैरायटी है 5 नंबर की, मूंग बीन 5 GAM5 करके, तो उसके अंदर वो जो येलो मोज़ेक वायरस होता है, उसके अंदर एकदम रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो काफ़ी पॉपुलर फार्मर्स में हो रही है। नहीं तो उसको इतना स्प्रेड था कि फार्मर्स उसको अभी उसकी खेती करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन ये रेजिस्टेंस वैरायटी आने के बाद अभी वो और प्रोत्साहित होते हैं, और उसकी वो खेती फिर वो कंटिन्यू करते हैं। इसके सर, फसल क्रांति के माध्यम से आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? किसानों को खास यही कहना चाहता हूँ कि कृषि क्षेत्र में अभी नए जो आयाम जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम पहले से ज़्यादातर किसान अभी भी हमारे देश में जो जिसे हम कहते हैं ना कि परंपरागत खेती करते आए हैं, खास करके जो गाँव के इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, उसमें कृषिकारों को मेरी विनती यही रहेगी कि ये जो नई तकनीक आ रही है, खास करके यूनिवर्सिटी के माध्यम से
और इवन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के माध्यम से। तो काफ़ी ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ तो इतनी सिंपल है कि वो आप बहुत आसानी से उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और दूसरा तो क्या है कि कृषि यूनिवर्सिटी के साथ संपर्क बनाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे वहाँ आप हमारे एक्सटेंशन विंग को देखेंगे तो हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम हमारे कृषिकारों को ध्यान में करके ही बनाए रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कृषिकार होता है वो संपर्क में नहीं रह के वो अपने ही वो आजू बाजू के जो एडवाइजरी होती हैं, अपने जो अड़ोस पड़ोस के कृषिकार होते हैं उनको पूछ के करते रहते हैं। तो उनसे निवेदन मेरा यही रहेगा कि ये जो भी हमारे जो वर्नैक्युलर लैंग्वेज में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी गुजरात में है तो हम गुजराती में भी हमारे इतने सारे पब्लिकेशंस है। हमारा कृषि गो विद्या मैगज़ीन हर महीने वो पब्लिश होता है, तो वो भी हर एक कृषिकार पढ़े और उसमें इतनी अच्छी माहिती उपलब्ध होती है। तो उसके मुताबिक अगर ये जो हम जैसे कहें ना वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम हमारी कृषि करें तो वो फ़ायदेमंद होती ही रहती है। और उसके जब हम संपर्क में रहते हैं तो आपके जो भी ज़्यादातर आपके जो प्रश्न हैं उसका निराकरण भी आप ला सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर M.K. झाला, जिन्होंने विस्तार पूर्वक विश्वविद्यालय का जो अनुसंधान कार्य है उसके बारे में जानकारी दी और बड़े ही अच्छे तरीके से बताया। कृषि से संबंधित हम और भी अधिक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।